नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी एमपी जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास में हम अयोग बाह जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होते हैं। तो देखेंगे वो कौन कौन से वर्ण होते हैं। जैसे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं और 2 अयोग बाह्य वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के 52 वर्णों में अयोग बाह्य को भी स्थान दिया गया है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम अयोग बाह्य पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, अयोग बाह्य के प्रकार देखेंगे और इससे संबंधित जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि अयोग बाह्य क्या होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण में जो 52 वर्ण होते हैं उनमें अयोग बाह्य भी गिने जाते हैं। तो देखेंगे क्या होते हैं। तो यहाँ डिफिनेशन है, वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन अपितु स्वर और व्यंजन के योग से बने होते हैं, उन्हें अयोग बाह्य कहते हैं। दोस्तों समझिएगा कि ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, बल्कि स्वर और व्यंजन के योग से बने होते हैं, ऐसे वर्णों को अयोग बाह्य कहते हैं। देखिएगा आगे, अयोग बाह्य के 2 प्रकार होते हैं। हम इनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि अयोग बाह्य 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला प्रकार होता है अनुस्वर और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो हम अनुस्वर को भी देखेंगे कि अनुस्वर की डिफिनेशन क्या होती है और विसर्ग की डिफिनेशन क्या होती है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है हिंदी व्याकरण में, हम ये देखेंगे आगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे, हम देखते हैं अनुस्वर क्या होते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास हम अनुस्वर को देख रहे हैं और अनुस्वर की यहाँ डिफिनेशन देखेंगे कि वह ध्वनि, देखेंगे वह ध्वनि जिसका उच्चारण केवल नाक की सहायता से किया जाता है, इसके पहले स्वर का आना आवश्यक है, अनुस्वर कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, जो अनुस्वर होते हैं, जैसा कि आपने हमेशा बचपन में पहाड़े को पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि जब स्वर लिखे होते हैं तो स्वर के अंत में अंग और आहा लिखा होता है। यही दोस्तों 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको अयोग बाह्य कहा जाता है। अंग अनुस्वर कहलाता है, आहा विसर्ग कहलाता है। प्रायः इनका हिंदी में प्रयोग जो है तो अलग अलग सिचुएशन में होता है, उस परिस्थितियों को हम देखने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पास कि जो अनुस्वर होते हैं इनका प्रयोग आगे देखेंगे कि चूँकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इनके प्रयोग कैसे होते हैं हम यहाँ देखने जा रहे हैं। इनसे संबंधित काफ़ी हमने एग्जाम्पल लिया है और आपको हिंदी भाषा में पर्याप्त एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे देखेंगे संरचना, संरचना में देखिए जो स है, ये अंग का प्रोनाउंसिएशन करें। अंग की जो मात्रा होती है आपने देखा होगा, अंग जो होता है, ठीक है ना, इसका जो बिंदु है ऊपर देखेंगे लगा हुआ है, अंग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सेम। संरचना, संयम, गंगा, संरक्षण, चंचल आदि जैसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। देखेंगे कि यहाँ जो है तो जो बिंदु ऊपर लिखी हुई है वो क्या है, वो अनुस्वर का प्रयोग है। यहाँ पास देखेंगे जैसे हम प्रयोग करें गंगा, गंगा, तो अंग की मात्रा आ रही है जो कि अस्वर की तरह आ रहा है और बाद में जो है तो अंग की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से देखेंगे कि ये अनुस्वर कहलाते हैं। फिर आगे देखेंगे हिंदी भाषा में विसर्ग क्या कहलाते हैं। इसी प्रकार विसर्ग को भी देखिए डिफाइन किया जाता है ना। तो देखते हैं विसर्ग की भी परिभाषा देखते हैं। विसर्ग की परिभाषा होती है, विसर्ग की परिभाषा होती है कि अनुस्वर की तरह है, विसर्ग भी स्वर के बाद में आता है, इसका उच्चारण हा व्यंजन की तरह होता है। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग ध्वनि का जो उच्चारण होता है हा व्यंजन की तरह होता है। अभी हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे। हिंदी में इसका प्रयोग प्रायः विसर्ग संधि में होता है और देखेंगे
इसका व्यवहार संस्कृत में ज़्यादा होता है। विसर्ग अघोष एवं महाप्राण ध्वनि होती है। दोस्तों यहाँ समझेंगे कि हमने जैसा कि अभी बताया है कि जो विसर्ग होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हा व्यंजन की तरह होता है। जैसे देखेंगे आहा, हमने आपको बताया कि जो अयोग ब होते हैं, दो होते हैं, अंग और आहा होते हैं। अंग को अनुस्वर कहा जाता है, आहा को विसर्ग कहा जाता है, पर इसका प्रयोग देखिए हा व्यंजन की तरह हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदी में प्रायः इसका प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। जैसे देखेंगे विसर्ग संधि के कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे देखेंगे माना है धन योग होता है। मनोयोग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो माना है धन योग से बना हुआ है। मतलब यहाँ जो विसर्ग चिन्ह प्रयोग हुई है ना, देखेंगे और इससे बनने वाला जो शब्द होगा तो मनोयोग हो जाएगा। फिर जब संधि के नियम पढ़े जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि ये विसर्ग जो है तो किस में चेंज हो गया। यहाँ देखेंगे विसर्ग जो है तो ओ में चेंज हो जाता है। जैसे मनोयोग तो माना है धन योग से बना तो ओ में चेंज होता है। इसी प्रकार कई विसर्ग संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और इसका प्रयोग प्रायः विसर्ग संधि में हिंदी में होता है, लेकिन विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत में ज़्यादा होता है। संस्कृत में इसका व्यवहार ज़्यादा है। फिर आगे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है विसर्ग की परिभाषा में कि विसर्ग जो ध्वनि होती है अघोष और महाप्राण ध्वनि होती है। दोस्तों समझना है कि अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है, क्योंकि इसके लिए हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। इसमें सघोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताएंगे। लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो ध्वनियाँ होती हैं यानी जो वर्ण होते हैं, स्वर या व्यंजन को घोषत्व या कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। तो घोषत्व के आधार पर जो विसर्ग होता है अघोष ध्वनि कहलाता है। इसी प्रकार एक दूसरा विभाजन होता है या वर्गीकरण होता है, उसे कहते हैं प्राण के आधार पर या वायु के आधार पर या कह सकते हैं श्वास के आधार पर। तो चूँकि जैसा कि आपको पता है कि जब मानव शरीर से श्वास निकल जाती है तो वो मृत हो जाता है, अतः इस श्वास को विद्वानों ने या साहित्यकारों ने प्राण भी कहा है। अतः महाप्राण ध्वनि क्या होती है, देखिएगा प्राणत्व के आधार पर या श्वास के आधार पर भी व्यंजन या स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो विसर्ग जो होता है तो महाप्राण ध्वनि कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी। देखेंगे विसर्ग का प्रयोग प्राय कैसे होता है। जैसे प्रातः है, प्रातः में देखेंगे विसर्ग का प्रयोग यहाँ किया गया है, आतः में विसर्ग का प्रयोग किया गया है, स्वतः में विसर्ग का प्रयोग किया गया है, दुख में भी किया गया है। देखेंगे यदि विसर्ग का प्रयोग ना करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे प्रात शब्द बनेगा। यदि विसर्ग का प्रयोग न करें तो प्रात शब्द है, जबकि प्रात जो है तो सही उच्चारण ना होगा, बल्कि कह सकते हैं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वास्तव में शब्द क्या होता है, प्रातः होता है। इसी प्रकार स्वतः में यदि विसर्ग हटा दे तो स्वत बस बचेगा। इसी प्रकार अतः में यदि विसर्ग हटा दे तो अत बचेगा, जो कि प्रोनाउंसिएशन करना गलत होगा। पर वास्तविक शब्द क्या होते हैं, स्वतः होता है और क्या होता है, स्वतः होता है और अंतः होता है ना, प्रातः होता है, अतः होता है, ऐसे शब्द होते हैं। दुख में भी देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है। जब दुख में विसर्ग नहीं लगा होता है तो वो तद्भव शब्द कहलाता है, और इसमें विसर्ग लगा है तो तत्सम शब्द कहलाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा है कि अयोगवाह क्या होते हैं। पुनः एक नज़र में हम बताएंगे आपको, सुनिएगा ढंग से, चूँकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। यदि ढंग से आप सुन पाएंगे तो चीज़ों को अच्छा ग्रहण कर पाएंगे। हमने बताया है कि अयोगवाह वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, बल्कि स्वर और व्यंजन के योग से बने होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर में अंग आता है, देखेंगे यहाँ पास क्या लिखा है, अंग, ये अनुस्वर कहलाता है। और आगे देखेंगे कि विसर्ग में क्या आता है, विसर्ग में आहा आता है। यहाँ देखेंगे ये विसर्ग है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में हिंदी के नए टॉपिक और नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही।